वेलकम। चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे थे। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हम लोग का कुछ चीज रह गई थी, ठीक, बताने को, जो उस दिन क्लियर नहीं हो पाया था, तो उस पे आते हैं। हम लोग बीओडी उस दिन पढ़े थे कि हम लोग का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ये चीजें हम लोग ने पढ़ चुकी थी पिछले लेक्चर में, ठीक। और इसके बाद से कुछ टॉपिक रह गए थे जो मैंने बताया नहीं था आप लोग को, ठीक, कुछ कारणवश छूट गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आगे टॉपिक। एक बार सीओडी बताने से पहले एक बार बीओडी और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीओडी हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे मैंने बताया था कि जब आपके वाटर में, फ्रेश वाटर में सीवेज जाता है या पॉल्यूटेंट जाता है, वेस्ट चीज जाता है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आगे आते हैं, ठीक। उनको बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो बैक्टीरिया जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, मांग होती है। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की मांग होती है, उसी मांग को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक। अब इसका कुछ टॉपिक दिया गया है, टर्म दिया गया है क्या, कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन पे जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो हमारी कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि 5 दिन के अंदर 20 डिग्री तापमान पर जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं बीओडी, ठीक। उसके बाद से इसमें कुछ चीजें दी गई हैं कि 5 दिन पर, ठीक, और 20 डिग्री टेम्परेचर पे पूरे बीओडी का 70% होता है, और 10 दिन में ये होता है 90%। इस चीज को मैंने आप लोगों को विद एग्जांपल दिए बताया था कि अगर हमारा टोटल बीओडी 20 है, ठीक, 20 है, ठीक है ना, तो 5 दिन पर उसका कितना बीओडी होगा, 70%। तो 20 का 70% हम लोगों ने निकाला था तो 14 आया था, ठीक। और उसके बाद से 10 दिन पे हमने 90% बताया था, तो 20 का 90% निकालेंगे तो 10 दिन में जो बीओडी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, आपका हमारा हो जाएगा 18, ठीक। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। उसके बाद से मैंने एक चीज बताई थी कि फ्रेश वाटर की जो बीओडी होती है, ठीक, वो फ्रेश वाटर की बीओडी हमारी क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि फ्रेश वाटर में पोल्यूटेंट होते नहीं है, प्रदूषण होता नहीं है, सीवेज होता नहीं है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती नहीं। तो जब बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वो उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बीओडी हम लोग का वहां पे क्या होता है, 0 होता है। एक चीज मैंने आप लोग को और बताया था कि बीओडी हमारा क्या बताता है, वाटर की प्रदूषण को भी बताता है। कि फ्रेश वाटर में बीओडी 0 है, मतलब अगर बीओडी 0 है पानी साफ है, बीओडी अगर 5 है तो हमारा पानी क्या गंदा है, बीओडी 20 है तो पानी हमारा और गंदा है। जैसे जैसे बीओडी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसमें क्या हो जाएगा, प्रदूषण की मात्रा इंक्रीज करती जाएगी, ठीक। अब आते हैं हम लोग सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक। तो शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाने वाले कार्बनिक पदार्थ के साथ अकार्बनिक पदार्थ की भी ऑक्सीकरण हो जाता है, सीओडी कहलाता है। अब देखिए, जो ऑक्सीकरण, जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है वो तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए हमको केमिकल डालना पड़ता है। तो उन केमिकल द्वारा जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो डिमांड हमारी कहलाती है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है बात? एक बार और इस चीज को देख लीजिए, सीओडी। देखिए, जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है उस कार्बनिक पदार्थ को बैक्टीरिया क्या कर दे रहा है, डिकम्पोज कर दे रहा है। लेकिन जो हमारा अकार्बनिक पदार्थ है, जिस पदार्थ को हमारा बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पा रहा है, ठीक, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको ऑक्सीकृत करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल डालते हैं।
तो उन केमिकल्स द्वारा जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जो क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन होगा, क्लियर है बात, उसके अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन में वो जो केमिकल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उस प्रोसेस उसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? बीओडी कौन किसके लिए होता है, कार्बनिक पदार्थ के लिए, और सीओडी किसके लिए होता है, अकार्बनिक पदार्थ के लिए, इनऑर्गेनिक मैटर के लिए। चलिए अब आगे आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज का उपचार। अब हमारे घर से जो सीवेज निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, उसको हम डायरेक्ट नदी नाले में तो मिलाते नहीं, सॉरी नदी या पोखरे मिलाते नहीं है, ठीक। उसका हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो रोगजनक कीटाणुओं को नष्ट करना, सीवेज को सुरक्षित तथा संतोषजनक करना, और सीवेज के आयतन को कम करना। देखिए हम ट्रीटमेंट करते क्यों हैं, पहला काम तो जो हमारे सीवेज में रोगाणु है, कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनकी वजह से हमको डिजीज हो सकती है, उन बैक्टीरिया उन कीटाणुओं को क्या करना, नष्ट करना, उनको मारना। दूसरा इसलिए करते हैं कि सीवेज को सुरक्षित तथा संतोषजनक करना। सुरक्षित कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, संतोषजनक कि वो हमारे फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर के आसपास आ जाए, ठीक। और तीसरा सीवेज के आयतन को कम करना। जो सीवेज हमारा लार्ज अमाउंट में, उसको ट्रीटमेंट करके, उसको ट्रीट करके उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं, उसके वॉल्यूम को, उसके आयतन को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, ठीक। तो ये हमारा काम होता है। अब कैसे करते हैं, तो इसमें पहला होता है हमारा प्रारंभिक उपचार, तो इनिशियल ट्रीटमेंट, कि जैसे ही हमारा सीवेज आया, तो सीवेज जैसे आया तो उसमें हम सबसे पहले जो प्रारंभिक उपचार करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं, छन्नी, स्क्रीनिंग का। ठीक, स्क्रीनिंग का पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं कि बाहित मल उपचार की क्रिया में कपड़े के टुकड़े, रसोई का कचरा, कागज, लकड़ी के टुकड़े आदि को अलग करने हेतु स्क्रीनिंग से छाना जाता है। स्क्रीन में समान आकार के चौकोर छिद्र होते हैं। छानने वाले स्क्रीन समांतर लगी लोहे की छड़ों या तारों की होती है। स्क्रीन पे रुके हुए पदार्थ को समय समय पर हटाकर उनका निपटारण करते हैं, ठीक। अब देखिए स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं। देखिए जो सीवेज में हमारे जो बड़े पार्टिकल्स हो गए, बड़े पार्टिकल्स इन सेंस कि कपड़े का कोई टुकड़ा है, ठीक है, उसके बाद हमारे घर से कागज गया, प्लास्टिक गई, सब्जी ये गया, ठीक, पेड़ की टहनी गई, पत्ता गया, डंठल गया, लकड़ी गया, ये सब क्या बड़े पार्टिकल हैं। इन बड़े पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, छाना जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं स्क्रीनिंग। इसके लिए क्या कहते हैं कि रेक्टेंगुलर आकार या स्क्वायर आकार का क्या कहते हैं, एक छन्नी होता है कुछ इस तरीके से, रुकिए। इस तरीके की छन्नी होती है जिसमें इस तरीके की हमारी क्या होती है, एक छन्नी होती है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसी छन्नी में हम क्या करते हैं, पानी को पास कराते हैं। ये लोहे की छड़ की या लोहे के इस्पात की बनी होती है। इसी के जरिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी को पास कराते हैं। जब हम पानी को पास कराते हैं तो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि जो लोहे के टुकड़े हो गए, सॉरी लकड़ी का टुकड़ा हो गया, वो आके क्या हो जाएगा, इसमें अटक जाएगा। हमारा जो कागज हो गया, हमारा जो प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया, ठीक, हमारे जो पत्ते हो गए, ठीक, हमारी जो लकड़ी की टहनी हो गई, वो सब आके क्या हो जाते हैं, इसमें रुक जाते हैं। ठीक, और जो हमारा वाटर होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक, वाटर क्या कर जाता है, पास कर जाता है। और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, कपड़े के टुकड़े, लकड़ी, ठीक, कचरा, ये सब क्या हो जाता है, इसमें अटक जाता है और इसमें क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके वजह से जो पानी में बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और समय समय पे इस पे हम क्या करते रहते हैं, इसको यहाँ से साफ करते रहते हैं, ये पार्टिकल्स को हटाते रहते हैं, ताकि हमारा वाटर तेजी से इससे पास करता जाए और इसकी स्पीड में कमी ना हो। ठीक, तो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्लियर है बात, स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस। चलिए, अब स्क्रीनिंग के बाद हमारा आता है ग्रिड कक्ष, ग्रिड चैम्बर जिसको कहते हैं। ये क्या होता है कि सीवेज से अकार्बनिक पदार्थ जैसे गिट्टी, बालू इत्यादि को अलग करने के लिए इस कक्ष का उपयोग किया जाता है, तथा इस कक्ष में वाहव का वेग कम रखा जाता है। ग्रिड चैम्बर की मात्रा सीवेज में अधिकतर घरेलू रसोई के बर्तनों की सफाई से, गलियों की धुलाई से आ जाता है। देखिए, एक हमारा उसके बाद, उस स्क्रीनिंग के बाद आता है हमारा ग्रिड चैम्बर। अब हमने क्या किया, बड़े पार्टिकल्स को अलग कर दिया। ठीक, अब उस बड़े पार्टिकल्स के बाद से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल जैसे गिट्टी हो गई, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, तो इन सबको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा ग्रिड चैम्बर होता है। ठीक, ग्रिड चैम्बर में हम क्या करते हैं, उस पानी को लाते हैं। हमने स्क्रीनिंग वाले प्रोसेस को करने के बाद से, स्क्रीनर से पानी को गुजारने के बाद से, उस पानी को क्या कहते हैं, ग्रिड चैम्बर में लाते हैं। और ग्रिड चैम्बर में जब ले जाते हैं तो वहां पे वाटर की, सीवेज वाटर की वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस जो हमारा सीवेज है, सीवेज की वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है तो वो पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से नीचे की तरफ क्या जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। पानी को हमने रोका नहीं, जो पानी तेजी से बह रही थी उस पानी की वेलोसिटी को लाके हमने क्या किया, ग्रिड चैम्बर में एकदम धीरा कर दिया। ठीक, जब धीरा हम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल जैसे गिट्टी हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक, वो सब इसमें क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल कर जाएंगे। और फिर वो पानी हमारे ग्रिड चैम्बर से बाहर निकल के अगले प्रोसेस के लिए आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स आए कहाँ से, तो हमने क्या किया, गलियों को साफ किया तो वहां से वो कहाँ चल गया, सीवेज में गया, वो बह के गया। ठीक, बर्तन धोआ तो वहां से, ठीक, घर से झाड़ू हमने लगाया तो उसको ले जाके सीधे नाले में गिरा दिया, तो वो सब क्या होते हैं, वहां से बहते हुए जाते हैं। ठीक, अब ग्रिड चेम्बर के बाद से आता है स्क्रीमिंग टैंक। ठीक, स्क्रीमिंग टैंक क्या होता है ये देखते हैं। स्क्रीमिंग टैंक में क्या होता है, सीवेज में जो हमारा ग्रीस होता है, ऑयल होता है, साबुन होता है आदि हमारे क्या होते हैं, तैरती अवस्था में होते हैं, जो प्राय झाग पैदा करते हैं। सीवेज से चिकनाई युक्त इन पदार्थों की मात्रा अलग करने के लिए स्क्रीमिंग टैंक का प्रयोग किया जाता है। अब स्क्रीमिंग टैंक
क्यों हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्क्रीमिंग टैंक में वाटर को क्यों निकालते हैं। अब देखिए कि हमने पहले प्रोसेस स्क्रीनिंग में क्या किया, बड़े पार्टिकल्स को, देन कोलाइडल पार्टिकल्स को। अब हम अगले प्रोसेस जो है हमारा स्क्रीमिंग टैंक में, उस स्क्रीमिंग टैंक में जो वाटर में हमारे ग्रीस होते हैं, ठीक, जो ऑयल होते हैं, जो साबुन होती है, मतलब जो चिकनाहट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया, ठीक, साबुन हो गया, ऑयल हो गया, इन सब को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीमिंग टैंक का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो सीवेज में चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को हम अलग करने के लिए हम ग्रिड चेम्बर से पानी को निकाल के स्क्रीमिंग टैंक में ले जाते हैं, और वहां पे स्क्रीमिंग टैंक में जो हमारे ग्रीस हो गए, ऑयल हो गए, साबुन की मात्रा होगी या चिकनाई की जो भी चीज है, वो वहां पे क्या कर दिया जाता है, उसको सीवेज में से निकाल दिया जाता है। अब हमारा ग्रीस, ऑयल और साबुन आया कहाँ से, ठीक, तो हमारे घर में खाना तेल में बना, ठीक, अब वो खाना हमने बनाया तो बर्तन में चिपका रहा, अब हम क्या करेंगे, बर्तन को धोएंगे तो साबुन और ऑयल वहां से उसमें चल गया, ग्रीस हमारा फैक्ट्री वैक्ट्री से निकल के या कोई वर्कशॉप है वहां से निकल के वाटर में गया, ठीक, तो इसके वजह से ऑयल कहीं से चल गया, कहीं से पेट्रोल चल गया, तो उसकी वजह से उस वाटर में क्या जाती है, चिकनाहट बढ़ जाती है। तो उस चिकनाहट को दूर करने के लिए हम स्क्रीमिंग टैंक का उपयोग करते हैं। तो चलिए, हाँ, अब अगला प्रोसेस जो होता है, अब हमारा द्वितीय उपचार होता है। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया, प्राथमिक उपचार, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, अब उस पे आते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहला क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक, अवसादन टैंक, ठीक, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद से अवसादन टैंक में ले जाएंगे पानी को। इस उपचार में अवसादन टैंक का प्रयोग किया जाता है। इस उपचार का उद्देश्य 80 से 90% तक बैठने वाले पदार्थ को सीवेज से अलग कर अवसादन क्रिया में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है। यदि अवसादन प्रक्रिया में भारी पदार्थों को स्वयं के भार के कारण नीचे बैठ जाते हैं तथा अन्य हल्के कार्बनिक पदार्थ स्कंदन क्रिया से बड़े बड़े गुच्छों के रूप में भारी हो जाते हैं। चलिए, अब आते हैं हम सेडिमेंटेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वाटर को साफ करने का। इसमें क्या होता है, एक हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक, उस सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं, वाटर को ले जाके कलेक्ट करते हैं। अब जब उस सेडिमेंटेशन टैंक में पानी जाता है तो वहां पानी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, और उस पानी में जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड हैं, ठीक, डिजोल्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, कोलाइडल पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, सेल्फ वेट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या कर जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं। ठीक, क्लियर है। जो हमारा अवसादन कक्ष होता है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उस टैंक में हम क्या करते हैं, पानी को ले जाके रोकते हैं। जब पानी वहां रुकता है तो उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक, जो कहीं ना कहीं उस पानी में तैर रहे हैं, जिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ वेट के कारण नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं। ठीक, सेल्फ वेट के कारण नीचे की तरफ क्या करते हैं, सेटल कर जाते हैं। ठीक, लेकिन कुछ पार्टिकल होते हैं जो जिसकी साइज बहुत ही कम होती है, ठीक, वो उसमें क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक, अब उन पार्टिकल को नीचे बैठाने के लिए हम दूसरा प्रोसेस करते हैं, सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट, जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे स्कंदन क्रिया हेतु। ठीक, अब सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट में हम क्या करते हैं, उस पानी में एलम डाल देते हैं, एलम माने फिटकरी,
जब फिटकरी हम उसमें डालते हैं, फिगर बना के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, टैंक हुआ। इस टैंक में पानी भरा हुआ है। अब इस टैंक में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक। ये छोटे छोटे हमारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। अब इसमें हमने क्या किया, एलम डाला। जब एलम डालेंगे तो एलम फिटकरी क्या करेगा, उसमें एक आकर्षण बल उत्पन्न कर देगा, जिसके वजह से ये जो जो छोटे छोटे पार्टिकल वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, ठीक। और आकर्षित होके फ्लग बनाएंगे, फ्लग माने बड़े पार्टिकल्स क्रिएट कर देंगे, ठीक। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या किया, इन्होंने एक बड़ा पार्टिकल इस तरीके से बनाया। और जब बड़े पार्टिकल बनेंगे तो उनकी वेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही उनका वेट इंक्रीज किया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। और इस प्रोसेस में जो हमारे छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल क्या कर जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल कर जाएंगे। और वो भी जो हमारा पॉल्यूटेंट है, वो पॉल्यूटेंट हमारा वाटर से बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक। क्लियर है बात, कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हमने कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल किया। देन उसी में अगला प्रोसेस स्कंदन क्रिया। स्कंदन क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट। कोगुलेंट प्रोसेस, कोगुलेंट प्रोसेस में सबसे जो कॉमन जो चीज होता है, जो आसानी से हमको मिल जाता है, वो हमारा होता है एलम, फिटकरी। हमने फिटकरी को डाला, फिटकरी ने उस पानी में जाके ऐसा कुछ रिएक्शन करके ऐसा कुछ माहौल बनाया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल, ये सब क्या हुए, अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से। और अट्रैक्ट होके इन्होंने क्या किया, एक बड़ा फ्लॉक बनाया, एक बड़ा पार्टिकल बनाया, जिसको इंग्लिश में फ्लॉक कहते हैं, ठीक। और बड़ा पार्टिकल जब बनाएंगे तो बड़ा पार्टिकल क्या होगा, फिर सेल्फ वेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। और फिर पानी को हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर की तरफ निकाल दिया अगले प्रोसेस के लिए। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट। देन हमारा आता है निष्कर्षण फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अवसादन टैंक से निकले हुए वाहित मल से तैरते हुए बाह्य हल्के ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं, परंतु बाह्य महीन निलंबित पदार्थ तथा घुले हुए पदार्थ नहीं निकलते हैं, जिसके लिए फिल्ट्रेशन क्रिया की जाती है। अब जो हमारे जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू निकल गए, लेकिन जो हमारे डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं, जो पानी में क्या हुए, घुले हुए हैं। अब घुले हुए पार्टिकल, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि आपने वाटर लिया, उस वाटर में क्या किया आपने, नमक डाला, नमक को क्या किया, उसमें डिजोल्व कर दिया, चलाया तो वो क्या हुआ, नमक जो है उस पानी में घुल गया। अब नमक हमारा एक पार्टिकल है, ठीक। पार्टिकल्स को डाला आपने, मिक्स किया, वो पानी में क्या हो गया, घुल गया, तो वो क्या हो गया, डिजोल्व सॉलिड हो गया। पानी लिया, चीनी डाल, चीनी को मिक्स किया, वो चीनी उसमें क्या हो गई, मिक्स हो गई, उस पानी में घुल गई, ठीक। छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होके, तो ये सब आपके डिजोल्व सॉलिड के एग्जांपल में दे रहा हूं। इसी तरीके से वाटर में डिजोल्व सॉलिड मिक्स हो जाते हैं, उन सॉलिड को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन क्रिया करते हैं, जिसमें हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज कर लेते हैं, ठीक। जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिजोल्व सॉलिड हैं, उन डिजोल्व सॉलिड को इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं।
अब निस्कंदन के बाद से आता है हमारा रोगाणुनाशन, डिसइंफेक्शन। तो रोगाणुनाशन क्या होता है प्रोसेस कि देखिए, इतना प्रोसेस करने के बाद से भी हमारे अभी तक क्या हुए, कोलाइडल पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये सब रिमूव हुए हैं। लेकिन जो उसमें रोगाणु है जिनके वजह से हमको रोग हो रहा है, बैक्टीरिया है, तो उनको दूर करने के लिए हम डिसइंफेक्शन क्रिया करते हैं। देखिए डिफिनीशन जो लिखा है, निष्प क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद भी सीवेज में कुछ रोगजनक कीटाणु रह जाते हैं, जिनको दूर करने के लिए रोगाणुनाशन क्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में रासायनिक अवयव मिलाकर इस सीवेज को रोगाणुओं से दूर किया जाता है। ठीक, रोगाणुनाशन हेतु निम्न प्रयोग की जाती हैं, जिसके लिए हमारा हो गया फ्लोरीकरण, KMnO4, चूना प्रक्रिया। ठीक, चलिए अब मैं इसको अब समझाता हूँ। ये तो डिफिनेशन मैंने पढ़ के बताया कि देखिए, हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद भी इसमें कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जिनकी वजह से हमको क्या हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं। ठीक, तो उन बैक्टीरियाज को दूर करने के लिए हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस अपनाते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या क्या यूज करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, जिसको क्लोरीनीकरण कहा गया है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर में क्लोरीन मिलाते हैं। ठीक, क्लोरीन मिला के उस वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मारते हैं। देन दूसरा KMnO4 मिलाते हैं, और तीसरा हम क्या करते हैं, चूना प्रक्रिया के द्वारा जो वाटर में बैक्टीरियाज होते हैं, जो पानी में बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, मारते हैं। देखिए अब इसी तरीके से जो जितने प्रोसेस मैंने बताए उन सब का मैंने एक फ्लो डायग्राम आपको बनाया है। फ्लो डायग्राम को एक बार देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। अभी इसको भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, फ्लो डायग्राम को। अब देखिए इस फ्लो डायग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले रॉ वाटर लाया। हमने सबसे पहले क्या किया, रॉ वाटर, पानी लाया। ठीक, अब उस पानी में हमने सबसे पहला प्रोसेस क्या किया, स्क्रीनिंग का किया। स्क्रीनिंग में हमने क्या किया, बड़े बड़े पार्टिकल जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कपड़े का टुकड़ा हो गया, उसको हमने छाना। ठीक, फिर स्क्रीनिंग के बाद से हमने पानी को कहाँ ले गए, ग्रिड चैम्बर में ले गए। ग्रिड चैम्बर में हमने क्या किया, जो उस पानी में हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक, उन कोलाइडल पार्टिकल्स को हमने क्या किया, रिमूव किया। देन उसके बाद से हमने पानी को क्या ले गए, स्पाइमिंग टैंक में ले गए। इस टैंक में हमने क्या किया, जो पानी में ग्रीस थे, ठीक, ऑयल थे या साबुन थी, चिकनाहट वाले मटेरियल्स को हमने क्या किया, दूर किया। देन पानी को हमने ले गया सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में हमने डिजॉल्व मटेरियल्स, मैंने डिजॉल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड्स को हमने क्या किया, रिमूव किया। देन यहां से हमने कहा ले गया, फिल्ट्रेशन टैंक। ठीक, फिल्ट्रेशन टैंक में हमने क्या किया कि जो हमारे सस्पेंडेड में हमने सेडिमेंटेशन टैंक में हमने सस्पेंडेड को दूर किया, और फिल्ट्रेशन में हमने किसको दूर कर दिया, डिजॉल्व सॉलिड्स को हमने क्या किया, दूर किया। डिजॉल्व सॉलिड्स को दूर करने के बाद सब हमने कहाँ ले गए इसको, डिसइंफेक्शन के लिए। अब डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया थे उनको क्या कर दिया, हमने दूर किया। और उसके बाद से इसमें हमने क्या क्या यूज किया, क्लोरीन यूज किया, KMnO4 यूज किया, पोटेशियम परमैंगनेट। देन हमने चूना यूज करके हमने क्या किया, जो भी थे उनको हमने दूर किया। और इसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, सीधा नेचुरल वाटर बॉडी में हमने क्या कर दिया, डिस्पोजल कर दिया। उसको ले जाके हमने नदी में, समुद्र में, तालाब में, पोखरे में उस पानी को ले जाके ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रोसेस है आपके वाटर को, सीवेज वाटर को क्लीन करने का। इसमें हमारा दो प्रोसेस था, पहला प्रारंभिक जिसमें स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर और स्पाइमिंग टैंक है, और देन हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें हमारा सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक और डिसइंफेक्शन प्रोसेस आया। ठीक है,
और उसके बाद इन सब प्रोसेस के बाद से हमने पानी को लिया और ले जाके तालाब में प्रवाहित या नदी में या पोखरे में, जहां जो भी हमारा वाटर का सोर्स है, नेचुरल वाटर सोर्स है, उसमें हमने ले जाके पानी को प्रवाहित कर दिया। अब हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है हमारा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ऑफ वाटर। ठीक, क्या है? स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ वाटर। ठीक, इसमें मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी, जैसे पीएच, फ्रेश वाटर का पीएच कितना होना चाहिए हमारा 6.5 टू 8.5। ठीक, देन आपका टीडीएस कितना होना चाहिए? टीडीएस का मतलब हो गया टोटल डिजॉल्व सॉलिड, 200 mg पर लीटर से, एक 200 mg पर लीटर टू 600 mg पर लीटर। ठीक, ये कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देन हमारा है हार्डनेस। हार्डनेस हमारा कितना होता है, ये भी सब एमजी पर लीटर में, अब यूनिट में नहीं लिख रहा हूं। 200 mg पर लीटर टू 600 mg पर लीटर आपका हार्डनेस होना चाहिए। देन हमारा अल्किनिटी, इसका भी रेंज यही होता है 200 mg पर लीटर टू 600 mg पर लीटर। थोड़ा टीडीएस सही कर लीजिएगा, अरे यार टीडीएस थोड़ा गलत लिख दिया हूं मैंने। थोड़ा सा टीडीएस की वैल्यू आप लोग सही लिख लीजिएगा, 200 mg पर लीटर से 2000 mg पर लीटर होता है। ठीक, देन हमारा टर्बिडिटी मैंने आपको जैसे बताया था 5 NTU। ठीक, फिर उसके बाद से पानी में आपका फ्लोराइड कितना होना चाहिए? फ्लोराइड कितना होना चाहिए 1 to 1.5, या कि फ्लोराइड की मात्रा हो गई। फिर इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद से मैं बात कर दूं क्लोराइड की। क्लोराइड कितना होना चाहिए, तो 250 mg पर लीटर से 1000 mg पर लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और क्या होने चाहिए, कॉपर 0.05, कैडमियम 0.003, ये सब mg पर लीटर में है। क्लोरियम 0.05 mg पर लीटर, लेड 0.01 mg पर लीटर, आयरन ऑक्साइड 0.3 mg पर लीटर, जिंक 5 होना चाहिए, 5 mg पर लीटर। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, स्टैंडर्ड्स पैरामीटर हैं। क्लियर है बात है? जो वाटर की स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं ये हमारे ये चीज हैं। ठीक, तो यहीं पे ये हम लोग का चैप्टर एंड हो रहा है।
ठीक, वाटर वाला। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। चलिए, थैंक यू।